नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ, और उसके बाद जो है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाकर निकालना सीखा था, उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझा था। अब हमें ये समझना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ये इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो साइंटिस्ट का नाम माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ग्राफिकली विजुलाइज करने का कंसेप्ट दिया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हेडिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। शॉर्ट में, क्योंकि मुझे कई बार इस्तेमाल करना है इस टर्म को, तो हम इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं बच्चों। जब भी अब आगे आएगा तो हम लिखेंगे EFL, सिंपली EFL लिखेंगे, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिखने की बजाय। तो इसके जो डिफरेंट पैटर्न्स हैं उनके बेसिस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो डिफरेंट पैटर्न्स हैं उनके बेसिस पर हमें इसकी डेफिनेशन बनाना सीखना है और इनकी सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा आज के लेक्चर में। तो आज का लेक्चर फोकस्ड रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उनकी प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन, कैसी ये दिखती हैं, और इस कंसेप्ट पर बोर्ड में तो क्वेश्चन बनता ही है, राइट? प्रॉपर्टीज, एनी 2 प्रॉपर्टीज, एनी 4 प्रॉपर्टीज। उसके अलावा इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन बनने के साथ साथ कंपटीशन में अलग अलग पैटर्न इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो डिफरेंट पैटर्न से आपकी फैमिलियरिटी होनी चाहिए। तो हम कोशिश ये करते हैं बच्चों, अब पहली बार आप पढ़ रहे हैं अगर या रिवीजन कर रहे हैं, तो इस लेक्चर के बाद दोबारा कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो हम इस तरह से पढ़ें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक बार में ही, या ये आखिरी बार, इसमें हमेशा के लिए हम इसको समझ लें कि ये होती क्या है, कैसी होती हैं, दिमाग में एक बार में परमानेंट सेट कर लो। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे होती हैं वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। अंतर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में? तो जो नाम में छुपा हुआ है वही है इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी चार्ज रेस्ट पर है उसकी वजह से फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज रेस्ट पर भी हो सकता है बच्चों, चार्ज मूविंग स्टेट में भी हो सकता है। तो मूविंग स्टेट में है या रेस्ट पर है, दोनों की वजह से जो फील्ड है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड केवल और केवल तभी कह सकते हैं जब चार्ज रेस्ट पर है। तो क्वेश्चन आया करता था, अब आजकल नहीं पूछते। तो बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपसे कहते हैं ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर Q ग्रेटर देन 0 एंड Q लेस देन 0। तो सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों, वेरियस पैटर्न्स में ड्रॉ करने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। सब हेडिंग वेरियस पैटर्न्स, और इन्हीं पैटर्न्स के बेसिस पर हम प्रेडिक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी एज वेल एज इनकी डेफिनेशन। तो जो पहला पैटर्न है, आपसे कहा जाता है Q ग्रेटर देन 0 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कीजिए। तो Q ग्रेटर देन 0 का मतलब हम निकालते हैं पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं प्लस से दिखा रहा हूं, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मान लीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी सरफेस से निकलेंगी, 90 डिग्री एंगल पर निकलेंगी, रेडियल डायरेक्शन में 90 डिग्री एंगल बनाते हुए निकलेंगी, और एक्सटेंडेड होंगी अप टू इन्फिनिटी, यानी कहां तक जाएंगी? अप टू इन्फिनिटी जाएंगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मैं आपको याद दिला दूं, हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, और वो फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का? E इक्वल टू K यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टाइम्स Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो जब R इन्फिनिटी होगा तब E0 होगा,
और जब E0 होगा तो E को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन जाकर खत्म होगी। जब तक किसी रीजन में, किसी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसकी इंटेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। अब यहां पर आप साथ में ये भी समझ लीजिए, मिलती जुलती टर्म एक और है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो कई बार क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलता है आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एनसीईआरटी में भी देखेंगे तो पेज में नीचे जो स्टार मार्क करके लिखा रहता है वहां लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज मिसलीडिंग। एक्चुअल में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में रिलेटिव मैग्नीट्यूड आना चाहिए फोर्स का, जो कि हम यहां पर बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे हैं। तो दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो कहना ज्यादा सही है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है बच्चों, आधा आधा नंबर के दोनों क्वेश्चन, Q लेस देन 0 के लिए फील्ड लाइंस ड्रॉ कीजिए। तो ऐसे सिचुएशन में हम यहां से इंटरप्रेट करते हैं कि बात हो रही है नेगेटिव चार्ज की, और नेगेटिव चार्ज को कैसे दिखाएंगे? माइनस से दिखाया। ये मैंने एक सर्कल बनाया, मान लीजिए नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, तो फील्ड लाइंस रेडियली सरफेस पर 90 डिग्री बनाते हुए टर्मिनेट होगी। कहां से आएंगी? इन्फिनिटी से आएंगी, इन्फिनिटी से आएंगी, सरफेस पर आकर टर्मिनेट होंगी। तो ये है वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इस तरह से हम फील्ड लाइंस को दिखाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें बच्चों, तो नॉर्थ पोल से लाइंस निकलती हैं, साउथ पोल में लाइंस आती हैं। इसका मतलब मैं यूं कह सकता हूं, नॉर्थ कोरस्पॉन्ड्स टू पॉजिटिव एंड साउथ कोरस्पॉन्ड्स टू नेगेटिव, ऐसा हम कह सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं। तो अगले पैटर्न पे चलते हैं। अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यानी पॉजिटिव के पास में नेगेटिव रखा है, जैसे HCl का मॉलिक्यूल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो फील्ड लाइन का पैटर्न कैसा होगा? ऐसे आप आगे सोच सकते हैं। अगर क्वाड पोल है, क्वाड पोल जैसे H2O, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होगा? तो पहले हम डाइपोल की बात करते हैं। अगर एक पॉजिटिव चार्ज के पास सेम मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, प्लस Q माइनस Q, तो जो फील्ड लाइन का पैटर्न होगा वो कैसा होगा? तो फील्ड लाइन निकलेगी पॉजिटिव से, टर्मिनेट होगी नेगेटिव पर, निकलते वक्त 90 डिग्री एंगल, टर्मिनेट होते वक्त भी 90 डिग्री एंगल। बस ये ध्यान रखना है, बीच में लाइन बैंड हो जाएगी। रीजन, ये लाइंस लेटरल डायरेक्शन में, बच्चों 3 डायरेक्शन है, अलोंग द लेंथ, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। अब इसके परपेंडिकुलर 2 डायरेक्शन है, ये वाली, इसको अगर मैं लेटरल कहता हूं तो ये हो गई ट्रांसवर्स, और अगर इसको मैं लेटरल कहता हूं तो ये हो गई ट्रांसवर्स। तो 3 शब्दों से आपको फैमिलियर होना है, टर्म से, लॉन्गिट्यूडनल अलोंग द लेंथ, उसके परपेंडिकुलर 2 जो डायरेक्शन है वो म्यूचुअली इंटरचेंजेबल हैं, उनको हम कहते हैं लेटरल एंड ट्रांसवर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करने की टेंडेंसी रखती हैं, इसीलिए ये फैल गई बीच में, पर टर्मिनेट तो कहां होना है? इसकी सरफेस पर, नेगेटिवली चार्ज बॉडी की, और 90 डिग्री एंगल पर। कुछ लाइंस पॉजिटिव से निकलकर अप टू इन्फिनिटी जाएंगी, कुछ लाइंस इन्फिनिटी से नेगेटिव पर आकर टर्मिनेट होंगी, और कुछ लाइंस हम इस तरह से दिखाएंगे, पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव पर कहीं से आ रही है, बीच का पाथ उनका हमने नहीं दिखाया। दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब कितनी लाइंस दिखानी है नंबर में, वो डिपेंड करता है चार्ज के मैग्नीट्यूड पर। तो जो क्वेश्चन फ्रेमिंग स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से हमें यह समझना है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड और नंबर ऑफ लाइंस एसोसिएटेड, दीज आर रिलेटेड। हाउ दीज आर रिलेटेड, वो हमें समझना है। चार्ज जितना ज्यादा, लाइंस निकलेंगी उतनी ही ज्यादा। मान लीजिए मेरे हाथ में अगरबत्तियां हैं, अगरबत्तियों को मैंने जला रखा है, इनसे धुआं निकल रहा है। मान लीजिए मैंने ये छुपा लिया, इसको कवर कर लिया, बस धुआं निकलता हुआ आपको दिख रहा है। अगरबत्तियां कितनी हैं वो आपको नहीं दिख रही हैं, बस धुआं निकलता हुआ दिख रहा है। तो कितना धुआं निकल रहा है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। ज्यादा अगरबत्तियां होंगी तो ज्यादा धुआं होगा, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप चलेगी बच्चों, एग्जैक्ट नंबर बताना मुश्किल है। तो यहां पर प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप को हम कैसे दिखाते हैं? चौथा पैटर्न जो मैं यहां पे बना रहा हूं,
उसमें मान लीजिए Q की जगह चार्ज लिया हमने 2Q और यहाँ पे लिया -2Q, यानी डाइपोल जो है डबल स्ट्रेंथ का हो गया। आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वगैरह। तो अब कितनी फील्ड लाइंस मुझे दिखानी होंगी? तो लॉजिकली अगर मैं चलता हूं, Q के साथ एसोसिएटेड है 3 और 3 6 लाइन, तो 2Q के साथ कितनी एसोसिएट होनी चाहिए? बताओ आप लोग, सोचो और बताओ कितनी एसोसिएट होनी चाहिए 2Q के साथ। अगर Q के साथ 6 एंड रिलेशनशिप इज प्रोपोर्शनल, सो हाउ मेनी लाइंस शुड वी ड्रॉ? गिन के देखिए क्या सही बन गया डायग्राम या कुछ मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो देखते हैं 2Q से कितने निकल रहे हैं, गिनते हैं हम। यहां से शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 निकल रहे हैं। कितने निकलने चाहिए? 12, जस्ट डबल, चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल। तो 2 लाइन और मैं दिखाऊंगा, निकलते वक्त 90 डिग्री, बाद में घूम जाएगी, यहां पर भी नेगेटिव पर टर्मिनेट होकर आते हुए 2 लाइंस और दिखाएंगे। सो पैटर्न विल लुक लाइक दिस, इस तरह का हमें दिखेगा। अगर मैं इस पूरे रीजन में, चार्ज के आसपास का जो रीजन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका, इस रीजन में अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, उस पॉइंट पर, सपोज दिस इज पॉइंट P, मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इंडिकेट करेगी। अलोंग द लाइन अगर हम जाएंगे तो दिस टेंजेंट विल शो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। ये लॉजिक है। तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो फील्ड लाइन जिधर जा रही है, टेंजेंट खींचेंगे हम, वो डायरेक्शन को बताएगी। तो ये हमने समझा। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है, ये जो कंसेप्ट हमने सीखा जस्ट नाउ, अभी इस पे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये एक चार्ज है Q, बड़ा Q और ये छोटा Q। सिचुएशन ये है कि वो बॉडी जिसके पास चार्ज है बड़ा Q, वहां से कुछ लाइंस निकल रही हैं और छोटे Q पर जाकर टर्मिनेट हो रही हैं। कुछ लाइंस और हैं जो इंफिनिटी तक जा रही हैं Q से निकलकर। छोटे Q पर कुछ लाइनें जो इंफिनिटी से आ रही हैं। बच्चों आपसे पूछा जाता है, एक ब्लैक बॉक्स है, डब्बा, ब्लैक बॉक्स सिंबॉलिकली बोला जाता है। वैसे तो ब्लैक बॉक्स क्या होता है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है जो एरोप्लेन में होता है। ब्लैक बॉक्स, जब भी एरोप्लेन दुर्घटनाग्रस्त होता है तो सबसे पहले क्या ढूंढा जाता है, उसका ब्लैक बॉक्स। क्योंकि लास्ट टाइम पे जो भी कॉकपिट में बातें हुई है, पायलट ने बातें की हैं, वो सब रिकॉर्डेड होती है उसमें, उसी से पता चलता है दुर्घटना के मूल कारण का। तो वैसे ब्लैक बॉक्स का मतलब होता है ऐसा कोई डब्बा जिसमें हमें नहीं पता कि क्या है। तो आपसे कहा गया एक ब्लैक बॉक्स है, उसमें से जितनी लाइंस बाहर निकल रही हैं उतनी लाइंस अंदर जा रही हैं, फील्ड लाइंस। तो आप क्या कह सकते हैं उसके बारे में? क्या हम कह सकते हैं कि उसमें कोई चार्ज नहीं है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि लाइंस निकल भी रही हैं और जा भी रही हैं और उतनी ही निकल रही हैं जितनी जा रही हैं। तो हम बोलेंगे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो हम ये कह सकते हैं नेट चार्ज 0 है। अगर ज़्यादा लाइंस बाहर निकल रही हैं तो हम बोलेंगे उसके अंदर नेट चार्ज पॉजिटिव है। ज़्यादा लाइंस अंदर जा रही है तो बोलेंगे नेट चार्ज नेगेटिव है। तो लॉजिकली ऐसे हम लिंक करके चलते हैं। तो यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया, सवाल पहला पार्ट क्वेश्चन का पूछा गया कि कैपिटल Q और स्मॉल q का नेचर बताओ। तो आप बता सकते हो, क्योंकि कैपिटल Q से ज़्यादा लाइंस बाहर निकल रही हैं, तो अगर इसको हम एक ब्लैक बॉक्स माने, चार्ज बॉडी माने, तो उस पर कौन सा चार्ज होगा? सभी लोग बता सकते हैं पॉजिटिव, क्योंकि लाइंस बाहर निकल रही हैं। और स्मॉल q कैसा होगा नेचर में? नेगेटिव। फिर दूसरा सवाल आपसे पूछते हैं बच्चों कि Q/Q, ये मैग्नीट्यूड बताओ, Q/Q कितना होगा? बता सकते हैं? क्या करना होगा? अभी हमने कंसेप्ट सीखा, नंबर ऑफ लाइंस एसोसिएटेड इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो इसके साथ कितनी जुड़ी हुई लाइंस गिनो, 1 2 3 4 5 6, तो इसका मैग्नीट्यूड
6 के प्रोपोर्शनल बाहर जा रही हैं, तो बाल की खाल अगर हम निकालें तो +6, और इसके साथ कितनी 1 2 3 4 लाइन और वो अंदर आ रही हैं, तो बाल की खाल निकालो फिर तो -4, सो वी गेट -3/2। अब इसका रिवर्स क्वेश्चन अगर मैं बनाता हूं, आपको कोई डेटा दिया हुआ है, सपोज यू आर गिवन, क्या दिया हुआ है हमको, क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, गिवन Q/Q equal to -12, then what can you predict from this data? इससे आप क्या कंक्लूजन, निष्कर्ष निकाल सकते हो अगर आपको ये दिया हुआ है? तो कोई से दो कंक्लूजन, कोई दो निष्कर्ष लिखो, सवाल में पूछा गया। तो हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं बच्चों? पहला निष्कर्ष, पहला कंक्लूजन, बोथ द चार्जेस आर ऑफ अपोजिट नेचर। हम नहीं बता सकते कौन सा नेगेटिव, छोटा क्यों नेगेटिव कि बड़ा क्यों नेगेटिव, हम नहीं बता सकते, पर हम ये बता सकते हैं बोथ द चार्जेस आर ऑफ अपोजिट नेचर। तो पहला कंक्लूजन क्या हुआ? बोथ द चार्जेस आर ऑफ अपोजिट नेचर। और दूसरा कंक्लूजन क्या? दूसरा कंक्लूजन, मैग्नीट्यूड के बारे में आप बता सकते हैं कि जो कैपिटल Q है वो वास्तव में छोटा है और जो स्मॉल q है वो वास्तव में बड़ा है। मैग्नीट्यूड की बात करें, मॉडुलस का सिंबल मैंने लगा दिया, तो कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड स्मॉल q के मैग्नीट्यूड से आधा है। तो ये दो निष्कर्ष, कंक्लूजन हम यहां से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से सवाल बनता है। कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट ये था कि चार्ज का मैग्नीट्यूड और फील्ड लाइंस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगी। ये कंसेप्ट था, उसको हमने यूज करके दो तरह के सवाल बनाकर सॉल्व करना सीखा। अब हम चलते हैं अगले पैटर्न पे। अभी तक हमने बात की है पैटर्न नंबर 4। नाउ पैटर्न नंबर 5, सपोज लाइक चार्जेस पास पास रखे हैं, ये पॉजिटिव, इसके पास एक और पॉजिटिव, तो फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होगा? ऐसे नेगेटिव नेगेटिव रखे हों तो फील्ड लाइन का पैटर्न कैसा होगा? तो फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलेंगी, इस पॉजिटिव से भी निकलेंगी, पर कभी भी कोई दो फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, काटेंगी नहीं। ये डाइवर्ज हो जाएंगी क्योंकि ये रिपेल करती हैं। तो कुछ इस तरह का पैटर्न, निकलते वक्त 90 डिग्री पर निकलेंगे, बाद में घूम जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, निकलते वक्त रेडियल डायरेक्शन में निकलेंगी। तो पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए ऐसा पैटर्न, नेगेटिव नेगेटिव के लिए फील्ड लाइन आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अपने आप बना सकते हैं, इन्फिनिटी से आएंगी और उस चार्ज बॉडी की सरफेस पर आकर टर्मिनेट हो जाएंगे 90 डिग्री पर। तो ये हुआ लाइक चार्जेस के केस में। अब इसके बाद बच्चों हमको सीखना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे दिखाएंगे, नॉन यूनिफॉर्म को कैसे दिखाएंगे। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का रिप्रेजेंटेशन हम सीखने वाले हैं। तो छठा पैटर्न, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके यूनिफॉर्म होने का मतलब होता है मैग्नीट्यूड में यूनिफॉर्म एज वेल एज डायरेक्शन में यूनिफॉर्म। तो दोनों में यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड में यूनिफॉर्म अगर मुझे दिखाना है तो मैं दिखाऊंगा लाइंस जो हैं वो बराबर बराबर दूरी पर हैं, और इस पर कंपटीशन में क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम देखेंगे, पहले रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दिखाते हैं इक्विडिस्टेंट, लाइंस का इक्विडिस्टेंट होना रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड में यूनिफॉर्म होने को, और पैरेलल खींचते हैं, पैरेलल होना रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन में यूनिफॉर्म होने को। तो मैंने 4 लाइन से दिखाया। मोस्ट ऑफ द टाइम डाइपोल के जब हम डेरिवेशन करेंगे तो वहां 5 लाइन से दिखाएंगे, जिससे कि सिमेट्री मेंटेन हो जाती है बीच वाली लाइन से, डायग्राम बनाने में हमें आसानी रहती। तो मैंने 5 लाइन, 5वीं लाइन बढ़ा दी यहाँ पे। तो ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन। तो अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट बनाता हूँ, पॉइंट P, यहाँ बनाता हूँ पॉइंट Q, ये P है, ये Q है और ये R है,
तो कंक्लूसिव स्टेटमेंट में दे सकता हूं बच्चों यहां पर कि P पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा जितना Q पर और उतना ही होगा R पर। अगर मैं यहां कोई पॉइंट बनाता हूं A और यहां बनाता हूं B, तो मैं कह सकता हूं P पर इलेक्ट्रिक फील्ड A पर जितना है उतना ही होगा और उतना ही होगा B पर, यानी इन सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों में सेम है, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, यूनिफॉर्म है, ऐसा मैं कह सकता हूं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं बच्चों? क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं, ऐसे पैटर्न बना दिया, दिस इज द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये रिप्रेजेंटेशन किसका है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का है। डायरेक्शन भी बदल रही है लगातार, हर पॉइंट पर टेंजेंट खींच के हम देख सकते हैं, जो कंसेप्ट आपको पता है टेंजेंट खींच के, उससे आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। कैसे? अगर मैं यहाँ बनाता हूँ पॉइंट P, यहाँ बनाता हूँ पॉइंट Q, तो मैं कह सकता हूँ कि P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बड़ा है, ज़्यादा है मैग्नीट्यूड में जितना Q पॉइंट पर है। रीज़न, फील्ड लाइंस यहाँ पास पास है, उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ डेंसिटी कम है। तो इसके बेसिस पर एक प्रॉपर्टी निकल के आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। क्वेश्चन कुछ और तरह से भी बन सकता है, पोटेंशियल से लिंक करके। पोटेंशियल को हम आगे पढ़ेंगे तब उसको मैं डिस्कस करूंगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को मुझे रिप्रेजेंट करना है, 7वां पैटर्न, तो नॉन यूनिफॉर्म जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 3 तरह से हो सकता है। तो वो 3 कौन कौन से तरीके हैं वो देखेंगे। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला तरीका सिर्फ डायरेक्शन में नॉन यूनिफॉर्म, डायरेक्शन में नॉन यूनिफॉर्म है, तो कैसे दिखाएंगे? इन डायरेक्शन ओनली, ये मैंने लिखा। तो मैं इसको 2 तरीके से दिखा सकता हूं, जिसमें पहला तरीका इट इज थियोरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली पॉसिबल कि फील्ड लाइंस जो है वो इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट है मतलब मैग्नीट्यूड में यूनिफॉर्म है, पर फील्ड लाइंस कर्व्ड है, डायरेक्शन लगातार बदल रही है, हर पॉइंट पर बदल रही है, तो हम बोलेंगे डायरेक्शन में नॉन यूनिफॉर्म है और मैग्नीट्यूड में यूनिफॉर्म है। तो किसी भी पॉइंट पे मान लीजिए P पर, Q पर, R पर अगर आप टेंजेंट खींचते हैं तो टेंजेंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम बोलेंगे डायरेक्शन में लगातार बदल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म इन डायरेक्शन ओनली। नॉन यूनिफॉर्म इन डायरेक्शन ओनली को मैं एक और तरीके से दिखा सकता हूं। बोर्ड का ये वाला हिस्सा आप यूज कर लेते हैं हम लोग। इन पैटर्न से आप फैमिलियर हो चुके हो, Q ग्रेटर देन 0, Q लेस देन 0 से, ये दिमाग में छप जाना चाहिए। तो पार्ट 7 का A का एक और फॉर्मेट, यानी इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं। तो नंबर 2 जो थियोरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये पैटर्न क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है एब्रप्ट चेंज इन डायरेक्शन। डायरेक्शन में अचानक से सडन चेंज आ गया। अब देखिए फील्ड लाइंस किस तरह से दिखाई हैं। ये सेकेंड लाइन जो है इसका एरो अपोजिट डायरेक्शन में अचानक से चेंज आ गया, एंड एब्रप्ट चेंजेस आर नॉट सपोर्टेड बाय नेचर। तो थियोरेटिकली इट इज पॉसिबल, ये बता रहा है कि ये डायरेक्शन में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर प्रैक्टिकली ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को नहीं मिलता नेचर में। फिर हम चलते हैं बी पार्ट। ऐसा जो कि नॉन यूनिफॉर्म हो सिर्फ मैग्नीट्यूड में, इन मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड यानी डायरेक्शन में तो यूनिफॉर्म हो पर मैग्नीट्यूड में नॉन यूनिफॉर्म हो, तो उसको कैसे दिखाएंगे? तो बच्चों अगर मैं शुरू में लाइंस को पास पास बनाता हूं, इनके बीच का गैप कम, और बाद में डिस्टेंस को अनइवनली चेंज करता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में डिक्रीज होगा। हाँ, डायरेक्शन में यूनिफॉर्म है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, पर
मैग्नीट्यूड उसका नीचे की तरफ जाने पर घट रहा है, यानी अगर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है, तो मैं कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे सकता हूं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। वो क्या कि EP इज ग्रेटर देन EQ इज ग्रेटर देन ER। बहुत सिंपली हम इसको समझ सकते हैं क्योंकि फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम हो रही है। फिर दोनों में अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो कैसे दिखाएंगे? KC इन बोथ, मैग्नीट्यूड में भी नॉन यूनिफॉर्म और डायरेक्शन में भी नॉन यूनिफॉर्म। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे दिखाएंगे? एक पैटर्न तो आप ये देख ही रहे हैं जो क्वेश्चन में था, क्वेश्चन नंबर 3 में। ये दोनों में नॉन यूनिफॉर्म है, हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, आइदर डाइवर्जिंग लाइंस और कन्वर्जिंग लाइंस। पर हमेशा दिमाग में बात सेट रखें, कभी भी दो लाइंस एक दूसरे को काटेंगे नहीं। इसको प्रॉपर्टी की फॉर्म में आपने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए हम पढ़ेंगे, अभी लिखेंगे प्रॉपर्टीज में। सो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में नॉन यूनिफॉर्म उसका रिप्रेजेंटेशन। तो बच्चों हमने सीखा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना, अलग अलग पैटर्न हमने ड्रॉ किए इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं उनको सॉल्व करने के लिए कुछ जो प्री रिक्विसाइट है, कुछ और पैटर्न्स, वो हम डिस्कस कर लेते हैं आगे। इस चैप्टर के एंड में हमें पढ़ना है कैपेसिटर्स को। तो कैपेसिटर में बेसिकली क्या होता है, दो कंडक्टर्स होते हैं, दो कंडक्टिंग प्लेट्स जिनको आमने सामने अरेंज किया जाता है सर्टेन डिस्टेंस पर, और एक प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे के पास नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से इनके बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे हमने देखा सभी लाइंस किधर से किधर जाती हैं, अगर ये लाइंस इस तरफ जा रही है इसका मतलब यहाँ कहीं पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ कहीं नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसा हम दिखाते हैं। और ये कंटिन्यूस होती हैं, कहीं भी इनमें आप देख रहे हैं सडन ब्रेक नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी, सो दीज लाइंस आर आल्सो एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी। तो हमें समझना है अगला पैटर्न नंबर 8 पर कि अगर ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होगा। सिमेट्री के लिए मान लेते हैं हम यहाँ पर 5 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव प्लेट के पास, नेगेटिव प्लेट के पास 5 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज है। आगे जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर हम सीखेंगे कि ये चार्ज आउटर सरफेस पर नहीं होता, अट्रैक्ट होकर कहाँ जाता है, इनर सरफेस पर आ जाता है, पर दिखाते कहाँ है, आउटर सरफेस पर। हाथी के दांत खाने के और जिनसे वो गन्ना चबाता है, और दिखाने के और वो लंबे वाले दांत देखने के लिए, वो खाने के काम नहीं आते, पर वही दांत है जिनकी वजह से वो हाथी मारा जाता है। हाथी दांत के लोग शिकार करते हैं हाथी का, जैसा आपने फिल्मों में देखा हो। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, तो फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी बच्चों, बीच वाली लाइन, कई लाइन दिखा सकता हूं मैं, यहाँ पे हजारों लाइन दिखा सकता हूं। प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, इक्वल रिलेशनशिप नहीं है, पर मैंने तय किया 5 चार्ज है तो मैं 5 लाइन दिखा रहा हूं। तो ये किनारे वाली हो गई, फिर इसके बाद इसको भी स्ट्रेट मैंने दिखा दिया, और जो बिल्कुल कोने वाली है वो थोड़ा सा बल्जिंग इफेक्ट इसको कहते हैं। जैसे तोंद निकल जाती है आदमी की तो बल्ज हो जाना, बल्जिंग इफेक्ट या एज इफेक्ट इसको कहते हैं, और इसका पर्टिकुलर नेम है, 1 नंबर का सवाल बनता है, फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड, इट इज कॉल्ड फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। ये किनारे वाली लाइन फैल गई बाहर की तरफ रिपेल होकर, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कैपेसिटर में। ऐसे ही इंडक्टर पढ़ेंगे हम, सोलेनॉइड, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड के पार्ट में। तो इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है सोलेनॉइड के अंदर, बीच के हिस्से में, किनारों पर आकर नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। और ये जो नॉन यूनिफॉर्मिटी है इसको स्पेशली नाम दिया गया बच्चों, क्या नाम दिया इसको हमने, इट इज कॉल्ड फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। फ्रिंजिंग, ये मैं फिर से याद दिलाऊंगा आपको, ये याद रखना है हमको, फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड, या खाली फ्रिंजिंग वर्ड आपको याद रखना है। फ्रिंज शब्द जो है वो वेव ऑप्टिक्स में आएगा, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनती हैं, वहां पर हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में। सो कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है। अब पहला जो फॉर्मूला पढ़ा था आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अगर आपको याद आ रहा हो,
इंडक्शन के लिए था इंड्यूस चार्ज Q डैश इक्वल टू माइनस क्यू टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन कैपिटल K, जहां कैपिटल K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था। तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने का वक्त फिर से आ गया है। आपसे सवाल पूछा जाता है इस कंसेप्ट पर बेस्ड, आपसे कहा जाता है फ्रिंजिंग जो है डिफॉल्ट से, जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो कि फ्रिंजिंग को कंसीडर करो या दिखाओ, तब तक आपको फ्रिंजिंग की बात भी नहीं करनी है। यू हैव टू नेग्लेक्ट फ्रिंजिंग। तो फ्रिंजिंग को नेग्लेक्ट करते हुए आपसे कहा गया ये कैपेसिटर है, ये इसकी प्लेट्स, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, चीजें आसानी से हमें समझ में आ जाएं, इसके लिए मैं सिर्फ 4 चार्ज दिखा रहा हूं। आपकी बार 5 नहीं दिखा रहा, पहले 5 सेमीटर के लिए बनाया था, अभी 4 दिखा रहा हूं, 4 लाइन दिखाऊंगा। तो बीच में इंसर्ट कर दिया गया है मेटल स्लैब को, मेटल कंडक्टर। कैसे पता चला मेटल की स्लैब है? यहां पर उन्होंने वैल्यू लिख कर दी है कैपिटल K इक्वल टू इंफिनिटी। अब कैपिटल K क्या होता है बच्चों? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r। तो उसकी वैल्यू इंफिनिटी का मतलब ये मेटल की स्लैब है। तो मेटल की स्लैब होने से इंडक्शन का फॉर्मूला अगर मैं यहां लगाता हूं, तो यहाँ 4 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा 4। तो यहाँ कितने इंड्यूस हो जाएंगे? क्योंकि K की वैल्यू कितनी लिखूंगा मैं? इन्फिनिटी। मेटल्स के लिए K की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। किस में? स्टैटिक स्टेट में। डायनामिक स्टेट में चेंज हो जाती है, हम डिस्कस करेंगे कैसे चेंज हो जाती है, क्यों हो जाती है, सब डिस्कस करेंगे बच्चों। ये जो पढ़ा रहा हूं मैं, अभी मैं घर से पढ़ा रहा हूं आपको, अभी एलन की रिकॉर्डिंग नहीं है, ये एलन में क्लास में नहीं पढ़ा रहा, मैं घर पे पढ़ा रहा हूं अभी। तो मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि मैं कितना टाइम लूं, कितने टाइम में खत्म करूं। मैं फुल डिटेल में जा सकता हूं, डिटेलिंग जितनी मर्जी मैं कंपटीशन लेवल की डिटेलिंग कर सकता हूं, कोई रोक टोक नहीं है। तो मस्ती से पढ़ो। सारे वीडियो में कंपटीशन की बुकलेट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं बना के डाल ही रहा हूं, पैरेलल में वो चलेंगे। तो जिसकी भी तैयारी करनी है आपको, नीट की, जेई की, जिसकी तैयारी करनी है मस्ती से करो। फिजिक्स को एकदम झकास है ना, अच्छे से समझ के चलो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिक्स बहुत ही आसान है, आप देखोगे। तो ये K इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी मेटल स्टैटिक स्टेट में, जैसा मैंने बोला, डायनामिक स्टेट में अलग कैसे हो जाता है हम डिस्कस करेंगे आगे। अब आपसे कहा फील्ड लाइंस ड्रॉ कीजिए, तो इंडक्शन की वजह से यहां आ जाएंगे 4 नेगेटिव, यहां बचे 4 पॉजिटिव। जहां से वो इलेक्ट्रॉन्स खींच के इधर आ गए, वो 4 पॉजिटिव बचे। या आप उधर का भी इंडक्शन का इफेक्ट देख सकते हो, इंडक्शन का इफेक्ट बाय डायरेक्शनल यहां पर हो रहा है। तो फील्ड लाइंस कैसी होंगी? अब देखो, यहां पर जब पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट हो गए तो एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर में सेट हो गया। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट टू राइट, उसके अगेंस्ट राइट टू लेफ्ट, अपोजिट डायरेक्शन में सेट हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर हो गया 0। तो इसके अंदर कोई फील्ड लाइन नहीं होगी, क्योंकि फील्ड ही नहीं है। फील्ड लाइन तो फील्ड को दिखाती है, तो जहां फील्ड नहीं वहां पर फील्ड लाइन भी नहीं। तो फील्ड लाइन कैसे दिखेंगी? प्लस से निकलेंगी, यहां टर्मिनेट हो जाएगी, यहां से नई लाइन इमिनेट होगी, निकलेगी, और यहां टर्मिनेट हो जाएगी। नॉर्मली निकलेगी, नॉर्मली टर्मिनेट होगी, नॉर्मली निकलेगी, नॉर्मली टर्मिनेट होगी। बच्चों मस्ती मस्ती की पढ़ाई है, मजे मजे की पढ़ाई है, कोई बाउंडेशन नहीं है। आंखों पर स्ट्रेस लेने की भी जरूरत नहीं है। जब बीच बीच में आप आंखें जो हैं स्क्रीन पर, क्योंकि स्क्रीन टाइम सभी का बढ़ गया, मेरा भी बढ़ गया, तो मेरे को भी प्रॉब्लम हुई थी आंखों में जलन की। तो क्या करना पड़ता है? एक तो लुब्रिकेंट आता है, और अगर हम बाजार की दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्योंकि वो लुब्रिकेंट भी काफ़ी महंगा आता है, हरे रंग की शीशी आती है, जिसमें एक कंपनी की शीशी तो 80-85 रुपये की आती है, एक 95-100 रुपये की आती है, एक 180 रुपये की भी आती है। सेम वो एक कार्बोक्सी मिथाइल वो सॉल्ट उसका होता है। तो बच्चों मनुस्मृति की बात अगर हम माने तो तरीका क्या बताया उन्होंने? दिन में 3 बार कम से कम आपको क्या करना चाहिए? मुंह में पानी भर लो, मुंह फुला लो, पानी भरा हुआ है पीने वाला पानी, और उसके बाद फूले मुंह में, मुंह फूला फूला पानी के छींटे मारने आंख पे, वही पीने वाला साफ पानी, उसके छींटे आंख पे मारने हैं। ये एक्टिविटी दिन में आप 3 बार कर लो। सुबह उठ रहे हो जब आई बात में आंख डाल के धो लो घुमा के, और रात को सोते वक्त फिर धो लो।
लगातार अगर स्क्रीन पे जाना है भाई 40 या 50 मिनट से ज़्यादा की क्लास एक बार में नहीं करनी चाहिए। 40-50 मिनट स्क्रीन पे बहुत है, उसके बाद आप जो है सामने इधर उधर घूमो फिरो, फिजिकल एक्टिविटी करो, एक्सरसाइज करो, गाना सुनो, छत तक दौड़ के ऊपर आ जाओ, छत पे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर नीचे वगैरह वगैरह, जो भी एक्टिविटी आपको करनी है फिजिकल एक्टिविटी करो तो हेल्दी फील करोगे। ये जो आइज़ का स्ट्रेन है ये आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी बची है, तो टेक्नोलॉजी का सहारा है। कोरोना काल में टेक्नोलॉजी का सहारा है, तो इसके बिना तो, स्क्रीन के बिना तो काम चलेगा नहीं। तो हमें स्क्रीन की आदत डालनी होगी, स्क्रीन की आदत डालनी होगी, यानी सह अस्तित्व में, यानी कोरोना भी रहेगा, स्क्रीन भी रहेगी, फिर भी हमारा काम नहीं रुकना चाहिए और हमारी बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट नहीं आना चाहिए। इसी सोच के साथ हमको काम करना है। तो बच्चों ये पहला सवाल था कैपेसिटर पर बेस्ड, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 4 डालता हूँ। देन सेम कंसेप्ट को हम एक्सटेंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब की बार पता है मेरे को सारे के सारे क्या बोले मोदी सरकार बच्चों अब की बार जो है कैपेसिटर के बीच में फिर से मैंने 4 चार्ज लिए हैं, 4 यूनिट ऑफ पॉजिटिव, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैं इंसर्ट कर रहा हूं। डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटर, जितने भी इंसुलेटर हैं उनको कहते हैं हम डाई इलेक्ट्रिक, जैसे पेपर, रबर, वुड, ग्लास, ऑल दीज इंसुलेटर्स आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। कैसे पता चला डाइलेक्ट्रिक है? इसकी वैल्यू, के की वैल्यू दी हुई हमको, के इक्वल टू 2, ये दिया हुआ। आसानी से समझने के लिए हमने ऐसी वैल्यू चुनी है, तो के इक्वल टू 2 दिया हुआ है बच्चों। अब मैं क्या करता हूँ, ये फॉर्मूला मैंने फिर से लगाया। अब की बार जो है यहाँ पर इस Q की जगह मैं कितना लिखूंगा, 4, ये तो 4 ही रहेगा, पर K की जगह क्या लिखूंगा, K की वैल्यू चेंज हो जाएगी बच्चों। K की जगह लिखूंगा मैं 2, तो 1 माइनस हाफ इज हाफ, तो Q डैश की वैल्यू क्या मिलने वाली मुझे, 2। अब वो 2 चार्ज जो मुझे यहाँ पे दिखाने हैं, 2 ही इंड्यूस होंगे, डाइलेक्ट्रिक के कंडक्टर होता तो 4, तो 2 चार्ज मेरी मर्जी है, या तो मैं यहाँ पर माइनस दिखा दूँ, या फिर यहाँ और यहाँ दिखा देता। तो यहाँ माइनस आया तो कहाँ से, जहाँ से निकल के वहाँ प्लस बचा। तो बच्चों 2 यूनिट ऑफ नेगेटिव यहाँ इंड्यूस हुए, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो प्रोड्यूस हुआ इनकी वजह से, इंड्यूस चार्ज की वजह से, अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड, वो जस्ट आधा है, बाहर जितना है, बाहर E है मान लो 4 की वजह से, तो 2 की वजह से होगा E/2 उसके अपोजिट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचा, नेट बचा E/2, और वो किस डायरेक्शन में है, यानी यहाँ पर फील्ड लाइंस का क्या होने वाला है आप अंदाजा लगा सकते हो। ये वाली लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ टर्मिनेट हो जाएगी, जैसे यहाँ था कंडक्टर के केस में, यहाँ से नई लाइन निकलेगी और वहाँ टर्मिनेट होगी। ये वाली लाइन भी कंडक्टर की तरह यहाँ टर्मिनेट हो जाएगी, यहाँ से नई लाइन निकलेगी, यहाँ टर्मिनेट होगी, पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक है, इंसुलेटर है। तो ये जो लाइन है ये पूरी डाइलेक्ट्रिक में से होकर जाएगी, तो 2 लाइन इसमें से होकर जाएंगी, 2 लाइन इसमें से होकर नहीं जाएंगी। डिटेल हम डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये पैटर्न होगा k इक्वल टू 2 के लिए। तो अगर k इक्वल टू 3 के लिए बनाना पड़े, तो k इक्वल टू 3 के लिए बनाना पड़े तो यहाँ पर आ जाएगा 3, तो 1 माइनस 1/3 2/3, अभी 4 इंटू 2/3 यानी 8/3, तो बनाना मुश्किल पड़ गया हमको, बनाना मुश्किल हो जाएगा। पर अगर k इक्वल टू 4 के लिए बनाना पड़े तो k इक्वल टू 4 के लिए हम बना सकते हैं। k इक्वल टू 4 के लिए क्या होगा, बनाकर अपने आप देखो, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। जब खुद से काम करते हैं कॉन्फिडेंस आता है। यहाँ k इक्वल टू 4 रखो, कितनी लाइंस दिखाने, कितने चार्ज दिखाने, बनाकर खुद से देखो। तो ये हमने कंसेप्ट सीखा। अब हम चलते हैं, जो क्वेश्चन पहले कंपटीशन में आता है, फिर बाद में बोर्ड में आता है, आपकी जो शीट्स वगैरह हैं उनमें सब में, यानी बुकलेट्स में आपको मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल में। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जो कुछ हमने सीखा, अभी इतने सारे पैटर्न हमने ड्रॉ किए, इनसे जो कुछ सीखा उसके बेसिस पर, अच्छा इसके अलावा एनसीईआरटी के क्वेश्चन बैक साइड के पीछे वाले प्रैक्टिस कर सकते हो आप, मैं तो डिस्कस करूंगा ही सही। उसके बेसिस पे आपको बताना है। ये फिर से कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, पर अब की बार आसानी से समझने के लिए मैंने सिर्फ 3 चार्ज लिए, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, और बीच में ये है k इक्वल टू इन्फिनिटी वाला स्फीयर।
तो बताइए इंसुलेटर का है या कंडक्टर का है? K इक्वल टू इन्फिनिटी। मेटल का स्फीयर है बच्चों, कंडक्टिंग। सो प्रेडिक्ट पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस। तो कैसी होंगी फील्ड लाइंस आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। 3 नेगेटिव यहाँ आ गए, इंडक्शन का फॉर्मूला हमने लगाया, 3 पॉजिटिव यहाँ बचे। लाइन जाती है नॉर्मली, इमिनेट होती है, निकलती है, नॉर्मली टर्मिनेट होती है। तो बीच वाली लाइन तो हम इजीली ड्रॉ कर लेंगे, और किनारे वाली लाइन जो है यहाँ से निकलते वक्त नॉर्मली और एंटर करते वक्त नॉर्मली, यानी वो मुड़ जाएगी थोड़ी सी यहाँ पे रेडियल डायरेक्शन में, और यहाँ से निकलते वक्त भी रेडियल डायरेक्शन में 90 डिग्री पर निकलेगी, पर यहाँ टर्मिनेट होने के लिए फिर से मुड़ जाएगी। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, कैंसिलेशन हो जाता है। इसी तरह से इस लाइन को मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, रेडियल डायरेक्शन में जाएगी, इधर से रेडियल डायरेक्शन में निकलेगी और फिर 90 डिग्री पर बैंड होकर टर्मिनेट होगी। दिस विल बी द पैटर्न। तो जब कंपटीशन में सवाल पूछा जाता है तो 4 ऑप्शन वहाँ बने होते हैं, उनमें से आपको सही फिगर को चुनना होता है। तो बच्चों ये फील्ड लाइन के पैटर्न हमने डिस्कस किए, इन सब के बेसिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन कर सकते हैं। मैं आगे सारा ओरली डिक्टेट कर रहा हूँ, आप चाहो तो लिख सकते हो, नोट्स अपने पूरे बना सकते हो, और नहीं लिखना चाहो तो ये सारे नोट्स बच्चों अवेलेबल हैं। मेरी वेबसाइट है physicsgyan.com, फुली फर्निश्ड नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। और भी कुछ आपकी डिमांड है तो आप लिखकर भेजो, मेल पर भेजो, मैं कोशिश करूँगा उसे पूरा करने की। तो फील्ड लाइंस क्या है, डेफिनेशन बनाने का तरीका सीख लीजिए। जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने देखी, कोई सी भी एक प्रॉपर्टी उठाकर हम डेफिनेशन बना सकते हैं। क्या फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइंस है? सिर्फ नहीं, कर्व भी है। तो दीज आर स्ट्रेट लाइंस, ऑब्लिक कर्व्स। क्या हमें दिखाई देती हैं? क्या तार के आसपास आपको फील्ड लाइंस दिखाई देती हैं? नहीं दिखाई देती, इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल है। दीज आर इमेजिनरी स्ट्रेट लाइंस, ऑब्लिक कर्व्स विच क्या करती हैं? विच इमर्जेस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज। डेफिनेशन हो गई पहला तरीका। एट एनी पॉइंट ऑफ विच, मैंने अभी मिटा दिया, इफ वी ड्रॉ ए टेंजेंट देन दैट टेंजेंट शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, और हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कोई सी भी प्रॉपर्टी इन ए सर्टेन रीजन, these are straight line, these are in form of imaginary straight lines, oblique curves which represent, whose density represent the intensity of electric field in that region। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज पर आते हैं बच्चों। पहले मैं कुछ ऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहा हूं, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज। तो ऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज में क्या है? पहला पॉइंट में हम 3 प्रॉपर्टीज को कंबाइन कर देते हैं, 3 को। These emerges normally from surface of positively charged body and terminates normally on surface of negatively charged body। मान लीजिए बोर्ड में सवाल आया, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कंपटीशन में, बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न हो गया। आपसे बोला 4 प्रॉपर्टी लिखो, 2 नंबर में 4 प्रॉपर्टी लिखो। अब 4 आपको याद नहीं आ रही, 2 तो लिख दिया आपने। तो ये जो पहला पॉइंट मैं लिखा रहा हूँ, इसमें जरूरत पड़ने पर 1 से 3 बन जाएगी। कैसे? These emerges normally and terminates normally. These emerges from surface and terminates on surface. These emerges from positive and terminates on negative charge। 3 पॉइंट बन गए एक ही के अंदर। दूसरा पॉइंट है, if we draw a tangent at any point on electric field line, then that tangent shows the direction of electric field intensity at that point। हमने ड्रॉ करके देखा था। तीसरा पॉइंट है, the density of electric field lines in a given region represents the intensity of electric field in that region। तो जितना ज़्यादा डेंस होंगी वो बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा इंटेंस होगा। फिर एक फैमिलियर प्रॉपर्टी जो आपको वैसे ही रटी हुई है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, क्योंकि सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है। अभी तक ये जो मैंने जितनी प्रॉपर्टीज बताई बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस की भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी कॉमन है। बाद में दोनों में अंतर होता है, मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन की, वो भी हम डिस्कस करते हैं अभी। तो अगला पॉइंट ये है, एनी 2, आपका फैमिलियर पॉइंट, फैमिलियर ऑफ, जैसे एनी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती, क्योंकि अगर काटेंगी, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, ये पहली लाइन L1, ये दूसरी लाइन L2, तो ये हमें मिला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P। अब पॉइंट P पर एक टेंजेंट में खींच सकता हूँ L1 के अलॉन्ग टेंजेंट T1, दूसरी टेंजेंट खींच सकता हूँ L2 के अलॉन्ग टेंजेंट T2।
ये दो टेंजेंट बता रही हैं कि P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिजल्टेंट फील्ड T1 की डायरेक्शन में भी होगा, रिजल्टेंट फील्ड T2 की डायरेक्शन में भी होगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, दो अलग अलग डायरेक्शन में किसी पॉइंट पर रिजल्टेंट फील्ड नहीं हो सकता। इसलिए कभी दो लाइन एक दूसरे को नहीं काटती, इंटरसेक्ट नहीं करती। फिर हम अगली प्रॉपर्टी पर चलें। अगर अब हम स्पेशल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा भी ध्यान मतलब याद करने की जरूरत नहीं है। तो स्पेशल प्रॉपर्टी में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कंटिन्यूअस होती हैं अप टू इंफिनिटी। दीज डू नॉट हैव सडन ब्रेक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट हैव सडन ब्रेक्स। इनमें अचानक से कहीं पर ब्रेक नहीं आएगा। दीज आर एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी। अब इसका ये सवाल एनसीईआरटी में भी है, उसका जवाब एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ, पर एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज है वो थोड़ी टिपिकल है, समझने में मुश्किल है। हम इसको आसान सी लैंग्वेज में ऐसे समझें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंडेड अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, इसलिए उसमें सडन ब्रेक नहीं होंगे। यहां आप देख रहे हैं ये ब्रेक हुआ है तो किस वजह से हुआ? कंडक्टर आ गया। अदरवाइज हर जगह आप देखो इन्फिनिटी तक है, तो कंडक्टर की सरफेस पर ब्रेक हो रही है, पर बाकी सब जगह इन्फिनिटी तक फैली हुई हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट हैव सडन ब्रेक्स बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट हैव सडन ब्रेक्स। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में ब्रेक आएगा वहां ब्रेक आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लॉन्ग रेंज फील्ड है, एक्सटेंडेड अप टू इन्फिनिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दूसरा तरीका आप ये बोल सकते हैं पॉजिटिव से निकलती नेगेटिव पर टर्मिनेट होती है, इसमें कोई सडन ब्रेक इसलिए नहीं होते क्योंकि पॉजिटिव से निकलती नेगेटिव पर टर्मिनेट होती है। ऑब्वियस आंसर, बहुत सिंपल आंसर आप इसका दे सकते हैं, एक नंबर में सवाल पूछा जाता है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो स्पेशल है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफरेंशिएट करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन से, तो स्पेशली नोट कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स। कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती है, नॉर्थ से निकली घूमकर साउथ से वापस एंटर करके अंदर अंदर मैग्नेट के अंदर अंदर साउथ से नॉर्थ वापस चले जाती है, पूरा एक क्लोज लूप बनाती है। पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं या नहीं बना सकती। क्यों? एक लॉजिक, पॉजिटिव से निकल रही है नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जा रही है, टर्मिनेट खत्म हो जा रही है, इसलिए नहीं बना सकते। दूसरा लॉजिक, यहां से ये इंडिकेट होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो नेचर में कंजर्वेटिव है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो बना सकती हैं बच्चों। अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है उसकी वजह से जो फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है, क्योंकि चार्ज इज मूविंग। अब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो मूविंग चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें लाइंस क्लोज लूप हो सकती हैं, और ये इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव है। गौर करना शब्दों पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव जस्ट लाइक मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हमने क्लास 11th में वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा था कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। उनके कोरस्पॉन्डिंग फील्ड भी कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव हो सकते हैं। तो पहचान, तीन पहचान है हमारे पास। अगर वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है, जैसे कि फ्रिक्शन के अगेंस्ट, विस्कस फोर्स के अगेंस्ट, पाथ पर डिपेंड करता है तो नॉन कंजर्वेटिव, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है तो कंजर्वेटिव। अगर मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कंजर्व रहती है, दोनों का सम, तो कंजर्वेटिव, और अगर कंजर्व नहीं रहती तो नॉन कंजर्वेटिव। वर्क डन इन ए क्लोज पाथ अगर जीरो है तो कंजर्वेटिव, वर्क डन इन ए क्लोज पाथ जीरो नहीं है इसके इन्फ्लुएंस में तो नॉन कंजर्वेटिव। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अच्छे से पढ़ा, समझा, उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया और किस तरह से सवाल बनते हैं वो सीखा। सवाल हम डिस्कस करेंगे, अलग से मैं वीडियो बना रहा हूँ जो कि पीपीटी बेस्ड है, जिनमें सारे क्वेश्चंस जो भी अवेलेबल हैं एलन की शीट्स के, आकाश की शीट्स के, इधर उधर सब इंस्टीट्यूट, वो सब मैं डाल रहा हूँ बच्चों, कुछ नहीं बचेगा, सब जो है काम का कंटेंट। और मैं मजे की बात, अच्छी बात क्या है, मैं करेक्शन करके डाल रहा हूँ। बहुत सारी गलतियां जो हैं वो मैं करेक्ट करके डाल रहा हूँ, तो करेक्शन के बाद आपको मैटर मिल रहा है, सेलेक्टेड मैटर मिल रहा है, तो उन वीडियोस पे अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो बच्चों मिलते हैं फिर, टिल देन हैप्पी लर्निंग,
and have a good day.